फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं और यहाँ से आपको अपने एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात डैश के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। देखिए, जो नॉम चॉम्स्की है, इन्होंने किसकी बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है। यानी बच्चे के अंदर क्या होता है, एक भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। भाषा को एक्वायर करने की जन्मजात क्षमता के साथ जो है बच्चा आता है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने किसकी बात की, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है, सार्वभौमिक व्याकरण की बात की है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात सार्वभौमिक व्याकरण के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की है, तो वो भी आपका नॉम चॉम्स्की ही हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। यह विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृति के बारे में सीखने में मदद करता है। देखिए, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट क्या होता है आपका, जैसे कि बच्चे के आसपास भाषा बिखरी हुई है। ठीक है, अभी हम लोग ही कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ पर पोस्टर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, या फिर तरह तरह की चीज़ें जो है लिखी हुई मिल जाती है। तो इसी तरह जो बच्चे का क्लासरूम होता है उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके की जो है चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, बच्चे के लिए एक लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट है। बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ से भी तो भाषा को सीख रहा है। ठीक है, जैसे कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी पोस्टर लगा है हमारे आसपास, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से भी तो लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सेकंड ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा स्वयं सीखता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बच्चा तो खुद ही पढ़ रहा है, उन चीज़ों को खुद ही सीख रहा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। देखिए, यहाँ पर ये नहीं है कि बच्चे को उस चीज़ की आवश्यकता थी, बच्चे ने देखा उस चीज़ को पढ़ लिया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। यह भाषा सिद्धांतों में निपुण होने में मदद करता है। देखिए, सिद्धांत की तो यहाँ पर बात ही नहीं है, बच्चा जो चीज़ देख रहा है वो पढ़ रहा है और उसको भाषा आ रही है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित से किसका अधिक अभ्यास किया जाएगा। उसके स्तर को समझाने के लिए नियमित रूप से परीक्षाओं का आयोजन करना, यानी जो है परीक्षाओं का आयोजन करके जो है हम बच्चे भाषा विकास बेहतर कर सकते हैं। तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से भाषा सिखाना, यानी बच्चा जो है सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही भाषा को सीख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट क्या होगा, लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। जब बच्चा इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, तो वहाँ से क्या होता है, उसका जो भाषाई विकास, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, जब इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद देखिए, जब आप किसी भी भाषा में, जैसे जो भाषा आप सीखना चाह रहे हैं, अगर आप उसको बोल रहे हैं, कहा भी जाता है कि भाषा बोलने से आती है। ठीक है, यानी इंटरेक्ट करने से आती है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ लिया, लिख लिया तो उससे आपको वो लैंग्वेज आ जाएगी। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक वो आपको वो लैंग्वेज नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका। ठीक है, कार्य और गतिविधि में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना नहीं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्या है, रूपात्मक आकलन डैश में मदद करता है कक्षा में प्रतियोगात्मक वातावरण का सृजन करने में। देखिए, जब भी प्रतियोगिता की बात हो, ठीक है, ये आपकी एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहती है कि बच्चों में कॉम्पिटिशन नहीं कराना है, प्रतियोगिता नहीं कराना है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में, देखिए यहाँ पर शिक्षण की बात नहीं हो रही है, सॉरी शिक्षक की क्षमता की बात नहीं हो रही है, बच्चे के आकलन की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में, बिल्कुल सही बात है। बच्चा कितना सीख पाया, ठीक है, किस तरीके से वो चीज़ों को सीख रहा है, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई है, इसलिए बच्चे का आकलन किया जाता है और उसको सुधारा जाए। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में, फिर से वही बात आ गई, परीक्षा का आकलन, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, कक्षा में सस्वर पठन डैश के लिए एक अच्छा तरीका है। देखिए, एक होता है आपका लाउड रीडिंग, यानी कि सस्वर पठन, और एक होता है आपका मौन पठन। ठीक है, साइलेंट रीडिंग। इन दोनों के बारे में यहाँ पर जरा समझ लीजिए। देखिए, लाउड रीडिंग क्या होता है, यानी कि सस्वर पठन क्या होता है, जब आप जो है जोर जोर से बोल बोल के पढ़ते हैं, चाहे आपके नोट्स हो गए या फिर
कोई आप बुक पढ़ रहे हैं तो अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग जोर जोर से बोल करके पढ़ते हैं, तो वो आपका क्या होता है, लाउड रीडिंग। तो इसमें क्या होता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन यानी जो उच्चारण होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या होता है, बच्चे के सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होते हैं, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो उस चीज़ को सुन भी रहे हैं, साथ ही साथ जो है आपके जो बोलने के कौशल है वो तो बेहतर हो ही रहा है, ठीक है। तो उच्चारण बेहतर होता है, इसके अलावा सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होते हैं, और इसमें एक रस भी आता है, आनंद भी आता है इसको पढ़ने में। से बाहर जब जोर जोर से बोल बोल के हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आता है, आनंद भी आता है पढ़ने में। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब हम लाउड रीडिंग करते हैं यानी कि बोल बोल कर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा उच्चारण होता है वो बेहतर होता है। इसके अलावा जो है हमारे सुनने और बोलने के कौशल जो है बेहतर होते हैं, और इसमें रस भी आता है, ठीक है। बट मौन पठन में क्या होता है, साइलेंट रीडिंग, यानी कि वो चीज़ सामने सुनाई नहीं दे रही है, आप जो है चुपचाप किसी बुक को खोल लिए या फिर किसी नोट्स को खोल लिए, तो आप जो है पढ़े जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आप एक तो जो है आपका जो ध्यान होता है, कंसंट्रेशन होता है वो बना रहता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को बहुत ही तीव्र गति से पढ़ते हैं, तेज़ी के साथ में पढ़ते हैं। जैसे कि आप किसी कहानी को अगर बोल बोल के पढ़े तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जब आप मन में पढ़ रहे हैं तो उसको जो है तेज़ी से पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा विषय आप पढ़ पाएंगे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका ध्यान बेहतर होगा, इसके अलावा तेज़ी आएगी पढ़ने में और ज़्यादा समय तक आप उस चीज़ को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या दे रखा था, स्वशर लाउड रीडिंग की बात हो रही थी, शिक्षार्थियों को तीव्र गति से पढ़ने के योग्य बनाने, ठीक है। देखिए जब बच्चा तीव्र गति से कब पढ़ता है, जब वो मौन पठन करता है यानी कि साइलेंट रीडिंग करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसमें क्या करता है, बच्चा जो है बहुत ही तीव्र गति से चीज़ों को पढ़ पाता है। सिंपल सी बात है कि जब आप मन पे किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, जब आप बाहर बोल बोल के पढ़ते हैं यानी कि लाउड रीडिंग करते हैं तो उसमें आपको टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक साझा करने के योग्य बनाना। यहाँ पर तो इसकी बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर तो सिंपल लाउड रीडिंग की बात हो रही है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, 2 ऑप्शन आपके हो गए यहाँ से बाहर। शिक्षार्थियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाना। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो लाउड रीडिंग होता है वो किसके, उससे क्या होता है, जो हमारा उच्चारण होता है वो बेहतर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको वर्ड दिख गया, ठीक है। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चे का उच्चारण बेहतर हो इसलिए जो है हम उसको स्वस्वर पठन कराते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे लेखन कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं। प्रकरण और शब्द सीमा का स्पष्ट निर्देश द्वारा। देखिए सिर्फ हम बच्चे को स्पष्ट निर्देश देते तो इससे तो उसका जो है लेखन कौशल अच्छा होगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशिष्ट टिप्पणी द्वारा, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चे ने जो भी कार्य लिखा है, ठीक है, जो भी उसने एटलीस्ट उसने कुछ लिखा तो, ठीक है। कितने बच्चे होते हैं अगर आपने बच्चे को डांट दिया तो फिर बच्चा लिखना ही छोड़ देगा, ठीक है, या तो फिर स्कूल आना ही नहीं चाहेगा। तो जो भी बच्चा लिख करके लाए, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, आप उसकी क्या करें, प्रशंसा कीजिए, उसको थोड़ी सी जो है उसके जो लिखावट है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, ठीक है। पहले तो उसको बताइए कि बच्चा आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करें, उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दिए होते तो और भी बेहतर होता, ठीक है। तो कुछ टिप्पणी के साथ में क्या करें, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। तो यहाँ पर आपका सेकंड ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, अच्छे लेखन को विकास करने का एक बेहतर तरीका है। शिक्षार्थियों को अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहने के दौरान नहीं, सिर्फ हम कह दें कि बेटा अच्छी राइटिंग में लिखो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप बच्चे को क्या कीजिए, थोड़ी सी हेल्प भी कीजिए, क्योंकि टीचर क्या है, एक सुविधादाता है, एज ए फैसिलिटेटर है, ठीक है। बच्चे को जहाँ पर ज़रूरत है वो उसको हेल्प करे, ठीक है। ये बात आपकी एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहती है। शिक्षार्थियों को केवल व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि द्वारा, ये तो आपका बिल्कुल ही नहीं होगा। सिर्फ केवल हम व्याकरण पर ही फोकस करें तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भाषा के संप्रेषण परक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर देने पर बल देती है, क्योंकि यह बढ़ावा देती है कक्ष में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा प्रयोग को। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, पठन में उनके अवबोधन के विकास पर, उनकी लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर, लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को।
यहाँ पर किसकी बात हुई है, मातृभाषा की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई है। ठीक है, इसको तो हम जनरली मतलब क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं अपने जो है इन्वायरमेंट से, तो इसकी तो बात नहीं है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उद्देश्य पूर्ण, बच्चे किसी उद्देश्य के लिए किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उसके कौशल में सुधार को, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पठन अवबोधन डैश की योग्यता है। ठीक है, पठन अवबोधन जो है डैश की योग्यता है, आपको यहाँ पर बताना है। पाठ्य वस्तु के अर्थ को समझने के लिए उनके सभी शब्दों को समझना, लिखित संकेतों को उसके संवर्धन ध्वनियों में अनुदित करना। देखिए यहाँ पर लिखने की तो बात ही नहीं हुई है, यहाँ पर पठन अवबोधन की बात हुई है, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट हो गया। ठीक है, प्रभावपूर्ण पठन हेतु अक्षरों के प्रत्यक्षण को डिकोड करना, डिकोड करने की भी यहाँ पर बात नहीं हुई है। ठीक है, अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य वस्तु के साथ अंतः क्रिया करने, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बच्चा पढ़कर उन चीज़ों का अर्थ समझ पाए। जब भी बच्चा पढ़कर अर्थ समझ रहा है तो वो क्या होगा, पठन बोध का सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इससे बढ़िया आपको ऑप्शन मिल ही नहीं सकता। ठीक है, जब भी पढ़कर अर्थ समझने की बात हो तो वो आपका पठन अवबोधन की योग्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पाठ्य वस्तु के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है, वह डैश का प्रयोग कर रही है। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन तो आपका पहले ही बाहर हो जाएगा, वो क्या है, डायरेक्ट पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति। इसमें देखिए आपका जो मातृभाषा होता है, मदर टंग होता है, उसका यूज ही नहीं किया जाता है। डायरेक्ट बच्चे को जो लैंग्वेज वो सीखना चाहता है उसमें जो है डायरेक्ट सिखाया जाता है बच्चे को। ठीक है, बोल करके। तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, आपका बाहर हो गया। इसके अलावा स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात हुई है, कोई स्ट्रक्चर, कोई संरचना की बात नहीं है कि यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आपका, तो इसकी तो बात ही नहीं हुई है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। इसके अलावा बच्चा क्या संप्रेषण कर रहा है, ठीक है, बातचीत कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, नहीं, यहाँ पर तो याद करने की बात की गई है, तो ये भी ऑप्शन आपका बाहर हो गया। तो जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है, ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा हमें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। ठीक है, बट हमने क्या किया, 3 ऑप्शन के बारे में पता था, हम तीनों ऑप्शन को हटा दिए। यहाँ पर सिंपली हमें पता चल गया क्या होगा, व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक है, जब भी बच्चे को याद करने की बात की जाए तो वहाँ पर आपका क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन जो है विधि पद्धति होती है, आपका सिस्टम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लेखन जो प्रक्रिया के चरण है वो आपको पता होने चाहिए। तो पहला चरण क्या होता है आपका, मानस मंथन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा या फिर जो है आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो लेखन प्रक्रिया आपकी होती है उसका जो है पहला प्रोसेस क्या होता है, पहले बच्चे को क्या करा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मानस मंथन। ठीक है, तो आप पहला स्टेप क्या होता है, मानस मंथन। इसके बाद में दूसरा स्टेप क्या होता है, उसकी एक रूपरेखा बनाइए। ठीक है, रूपरेखा बनाना। तीसरा स्टेप क्या होता है, प्रारूपण। ठीक है, यानी कि एक जो है ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, सॉरी, प्रारूपण करना। ठीक है, उसके बाद में पुनरावृत्ति। ठीक है, यानी कि पुनरावृत्ति, फिर उसका जो है एक बार रिवाइज करना, दोहराव करना, इसके बाद में प्रूफ रीडिंग, उसके बाद में अंतिम स्वरूप देना। तो ये आपको जो है लेखन प्रक्रिया उपागम आपको पता होना चाहिए। पहला क्या होता है आपका मानस मंथन, दूसरा क्या होता है आपको रूपरेखा बनाना, तीसरा क्या होता है प्रारूपण। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मानस मंथन, रूपरेखा, प्रारूपण, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग और अंतिम स्वरूप देना। तो इसको कहीं नोट करके लिख लीजिए कि ये क्या होता है, लेखन जो है आपका प्रक्रिया उपागम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, इसको मैंने टेलीग्राम पर भी सेंड किया था, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को देख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों का आकलन करते समय डैश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। बिल्कुल सही बात है, जब भी विभिन्न तरीकों की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाता है। ठीक है, तो अगर हमें शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सोचना है तो उसके विभिन्न पक्षों पर फोकस किया जाए। ठीक है, बच्चा किस तरीके से सोच रहा है,
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इकाई परीक्षा का आयोजन करने और उनके निष्पादन के मापन के लिए उनका रिकॉर्ड रखना, यानी सिर्फ बच्चे ने जितना अचीवमेंट किया है, जो इकाई परीक्षण हमने उसका किया है, उसी का जो है एक हम माप रख दे, तो उसके सभी बच्चों का बच्चे का आकलन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। मौखिक परीक्षा पर बल देने और आकलन करने, नहीं, जब भी किसी एक पक्ष की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। परियोजना कार्य देने पर, इससे बढ़िया ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, भाषा सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है, भाषा सीखने की बात हो रही है। जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हमें उस भाषी की तरह उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है, प्रथम भाषा अन्य भाषा को सीखने में हस्तक्षेप करती है। उसके बाद में दे रखा है प्रथम भाषा अन्य भाषा को सीखने में सहयोगी करती है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य, ये कहना आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष विधि आपकी होती है, डायरेक्ट मेथड जो आपका होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, क्या आप व्याकरण के नियम रूल सीखते हैं, नहीं, आप जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं उस तरीके की लैंग्वेज को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या क्या आता है, इसी तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, जहाँ पर आपके आसपास जो है इंग्लिश बोलने वाले ही लोग होंगे। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग से ही बातचीत कराया जाएगा, इंटरेक्ट कराया जाएगा, तो वहाँ पर बच्चा क्या कोई रूल सीखा, कोई नियम सीखा नहीं, उसने क्या किया, इंटरेक्ट किया, बातचीत किया और उसको वो भाषा आ गई, बच्चे ने एक्वायर कर लिया वो भाषा, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। देखिए जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है हमारी, जो है प्राथमिक भाषा होती है हमारी, जो मदर टंग होती है, वो क्या करती है, क्या दूसरे भाषा को सीखने में हस्तक्षेप करती है, यानी कि उसमें जो है हेल्प नहीं करती है, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसमें क्या होती है, सहयोगी होती है, ठीक है, सीखने में उसको हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है, तो उस चीज़ को वो हिंदी में ट्रांसलेट करके देखता है, फिर उसको भी देखता है अच्छा इसका मतलब ये होता है, यानी प्रथम भाषा क्या की, वहाँ पर बच्चे को हेल्प की सेकेंड लैंग्वेज सीखने में, ठीक है, दूसरी भाषा को सीखने में। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हमें उस भाषी की तरह उच्चारण करना चाहिए, ये भी कहना आपका गलत है। ऐसा थोड़ी है कि जैसा सामने वाला इंसान बोल रहा है सेम टू सेम वैसा ही बोलना, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत आप हेर फेर मतलब कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपका जो है चेंज भी हो सकता है, लैंग्वेज जो बोलने के तरीके होते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, परभाषिक जागरूकता है व्याकरण के नियमों का वर्णन करना, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है, यह देखना कि शिक्षार्थी तृतीय भाषा में भाषिक संरचनाओं का अनुपालन करते हुए कैसे सीखते हैं। देखिए तृतीय भाषा द्वितीय भाषा की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई है, व्याकरण के नियम की भी नहीं बात हुई है, सिंपल सा बात क्या है, परभाषिक जागरूकता यानी भाषा के अर्थ को समझ पाना, ठीक है। पर भाषा का मतलब ये होता है भाषा के परे जो उसका अर्थ है उसको हम समझ पाएँ। तो भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता, आप भाषा के अर्थ को कब समझ पाएंगे, जब भाषा के बारे में आप चिंतन करेंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्वनि और उसके अर्थ को समझना। ये तो आपका जो है जो आपका स्वनिम होता है उसके अंदर आपका ये चीज़ आ जाता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है और उसके बाद उपयुक्त डैश पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो ये तो आप सभी को पता है, जब निदान के बाद क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। जैसे कि जब डॉक्टर क्या करता है, जब हमारे बारे में पता लगा लेता है कि नहीं क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उपचार देता है। तो इसी तरह जब आप बच्चे की कमी के बारे में पता कर पाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। और निदान के बाद ही क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर बच्चा जो है, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई, जिस टीचिंग मेथड का हमने यूज किया वो बच्चे को क्यों नहीं समझ में आया, ठीक है, हम दूसरी टीचिंग मेथड का यूज करें। तो निदान के बाद क्या किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई उस चीज़ को पूरा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निगमनात्मक का क्या होता है, नियम से उदाहरण की तरफ, यानी बच्चे को आपने पहले नियम बताएं, उसके बाद में बच्चे को आपने एग्जाम्पल बताएं, ठीक है। जैसे कि संज्ञा का आपने नियम बता दिया, उसके बाद में जो है आपने संज्ञा के एग्जाम्पल बच्चे को बता दिए, किसी का नाम बता दिया, ठीक है, किसी जगह का नाम बता दिया। तो नियम पहले आपने बताया, उसके बाद में एग्जाम्पल। तो ये आपका क्या होता है, निगमनात्मक। इसके आप
इसके अलावा आपका एक और होता है आगमनात्मक, ठीक है। यानी कि आगमनात्मक में क्या होता है, बच्चे को आपने पहले एग्जाम्पल दिया, उसके बाद में आपने बच्चों को रूल बताया है। यानी कि बच्चे को पहले आपने किसी व्यक्ति वस्तु का नाम बता दिया, ठीक है। उसके बाद में उन चीज़ों का नाम बताने के बाद में उसको कह दिया कि ये क्या होते हैं, आपके संज्ञा होते हैं, ठीक है। तो आपने बच्चे को पहले एग्जाम्पल दिया, उसके बाद में रूल तक बच्चा खुद पहुँच गया, ठीक है। नियम उसको आपने बाद में बताया। तो ये बढ़िया तरीका आपका होता है। संरचनात्मक उपागम क्या होता है, जिसमें कि आप वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में चीज़ों को सीखते हैं। तो इसकी तो बात यहाँ पर हो नहीं रही, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में से उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वह उनमें डैश पठन कौशल का विकास कर रही है। देखिए यहाँ पर एक होता है आपका स्कैनिंग, ठीक है, स्कैनिंग होता है, और एक आपका होता है स्किमिंग, ठीक है। स्किमिंग में यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। एक होता है आपका स्कैनिंग, थोड़ा समझिएगा, एक होता है आपका स्किमिंग, ठीक है। अब स्कैनिंग क्या होता है, जो आप किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि आप अपने फ़ोन में किसी का नंबर ढूंढे, अपनी फ्रेंड का, ठीक है, या फिर किसी और का, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, स्कैनिंग होता है, स्कैन कर रहे हैं उस चीज़ को पूरा, ठीक है। बाकायदा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए जब आप कोई कार्य को करते हैं तो वो आपका क्या होता है, स्कैनिंग होता है विशिष्ट सूचना के लिए, ठीक है। वर्ड ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्किमिंग क्या होता है, जस्ट दूध से मक्खन, जैसे जो मलाई होती है ना, ऊपरी ऊपरी नॉलेज, उसका दूध से मलाई निकालना, वो क्या होता है आपका स्किमिंग होता है। जैसे कि आपने कोई मूवी देखी, ठीक है, मान लीजिए 3 से 4 घंटे की मूवी देखी, और उसमें क्या किया आपने 10 से 20 मिनट में उस पूरी स्टोरी के बारे में आपने बता दिया, तो वो आपका क्या होता है, स्किमिंग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, कोई नई नई मूवी आती है तो उसमें वो लोग क्या करते हैं 10 से 20 मिनट में पूरी की पूरी स्टोरी बता देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, स्किमिंग होता है, ठीक है। यानी वहाँ पर वो किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, स्किमिंग का। जो 3 घंटे की स्टोरी थी उसको 10 मिनट में जो है 20 मिनट में पूरी की पूरी मोटी मोटी जानकारी जो थी वो आपको बता देना, तो वो आपका क्या होता है, स्किमिंग होता है। तो ये आप लोग समझ गए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसी से संबंधित आपका होता है, एक होता है आपका इंटेंसिव रीडिंग और एक होता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जब आप गहन चिंतन करते हैं किसी चीज़ के बारे में, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि आप फ़ोन में नंबर ढूंढे तो पूरा डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पर वो नंबर है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इंटेंसिव, यानी कि गहन पठन के अंदर ही आ जाता है आपका स्कैनिंग, ठीक है, गहन पठन के अंदर। और स्किमिंग क्या होता है, जब आप विस्तृत पठन करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ई से क्या होता है आपका एक्सटेंसिव, ठीक है, यानी कि ई से एक्सटेंसिव यानी कि विस्तृत पठन, और ई से क्या होता है आपका इंजॉयमेंट, यानी कि जब बच्चा इंजॉय के लिए पढ़े तो वो आपका क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग, विस्तृत पठन, ठीक है। इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप इसको इंग्लिश में ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। विस्तृत पठन क्या होता है, जब बच्चा इंजॉय के लिए पढ़े, ठीक है। ई से आपका एक्सटेंसिव और ई से इंजॉय, ठीक है। बच्चा जब आनंद के लिए किसी चीज़ को पढ़ रहा है, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा है, रुचि के लिए पढ़ रहा है, तो वो आपका क्या हो रहा है, एक्सटेंसिव, ठीक है, यानी कि विस्तृत पठन कर रहा है। इसके अलावा स्किमिंग कर रहा है, स्किमिंग इसके अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। और इंटेंसिव क्या होता है, जब बच्चा जो है पूरे डिटेल में चीज़ों को पढ़ रहा है, किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ रहा है, तो वो आपका जो है इंटेंसिव होता है, यानी कि गहन पठन होता है। ये आपका किस में आता है, इसके अंदर क्या आता है आपका स्कैनिंग आता है, और इसके अंदर क्या आता है आपका स्किमिंग आता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा इस बार जो आपका 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वहाँ से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था बारीकी पठन, जो बच्चा बारीकी से चीज़ों को पढ़ता है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, स्कैनिंग ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिख देती हूँ, अगर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाए तो उसी की तरफ जाना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए ये आपका हो गया इंटेंसिव, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंटेंसिव यानी कि गहन पठन। इसके अंदर क्या आता है आपका स्कैनिंग, जो बच्चा जैसे स्कैन करते हैं हम किसी चीज़ को, ठीक है। तो जब किसी बच्चा विशिष्ट सूचना के लिए पढ़े तो वहाँ पर क्या होगा, आपका स्कैनिंग होगा। इसके अलावा जब बारीकी पठन की बात हो, बारीकी से किसी चीज़ को पढ़ा है, तो भी क्या होगा, आपका स्कैनिंग ही होगा, ठीक है। इसके अलावा
एक्सटेंसिव, इसके अंदर क्या आता है आपका स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब मैंने आप लोगों को बताया जस्ट मोटी मोटी ऊपरी नॉलेज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मूवी का एग्जांपल दिया था कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते होंगे, कोई न्यू मूवी आई यूट्यूब पे सर्च करते हैं, 10 से 20 मिनट की जो है वीडियो मिल जाती है, उसमें पूरा का पूरा जो स्टोरी वो आपको बता देते हैं। तो वो आपका क्या होता है, स्कीमिंग होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, इंजॉय के लिए किसी चीज़ को करता है, ठीक है। और यही किसके अंदर आता है आपका एक्सटेंसिव, ठीक है। ई से एक्सटेंसिव, ई से इंजॉय, ठीक है। तो रुचि के लिए, आनंद के लिए पढ़ने की बात हो तो वो आपका क्या होगा, एक्सटेंसिव, ठीक है। इसके अंदर ही आपका क्या होता है, स्कीमिंग। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से बता दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो देखिए क्या दे रखा था, पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में उसके शाब्दिक अर्थ, देखिए जब भी अर्थ को समझने की बात हो तो बच्चा वहाँ पर क्या इंजॉय के लिए पढ़ेगा, नहीं, इंजॉय के लिए तो पढ़ेगा नहीं, ठीक है। वहाँ पर बच्चा क्या करेगा, गहन पठन करेगा, स्कैन करेगा पूरा, ठीक है। जब भी पढ़कर बच्चा अर्थ समझ रहा है तो ये इंजॉय के लिए तो पढ़ेगा नहीं। और विस्तृत पठन क्या मतलब, एक्सटेंसिव, ठीक है। यानी कि जो है बच्चा सिर्फ एंजॉय के लिए पढ़ता है तो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ता है, तो ये एंजॉय के लिए तो पढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका गहन पठन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिक्सा पठन आपका यहाँ पर नहीं होगा, साझेदारी पठन भी नहीं होगा। साझेदारी पठन का मतलब जब हम ग्रुप रीडिंग करते हैं, जैसे कि ग्रुप में बच्चा पढ़ रहा है किसी चीज़ को, तो आपका क्या होता है, साझेदारी पठन होता है। जिक्सा में मतलब एक पजल्स होता है आपका, उसमें बच्चा जो है सॉल्व करता है। आपने देखा ही होगा इस तरीके के जो है बच्चे कभी कभी जो पजल्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर बना नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझिएगा आप लोग। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कराया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताएं। अगर आप इन जितने भी मैं अभी क्लासेस करा रही हूँ 10 से 5 दिन जो भी आपका टाइम बचा हुआ है अभी, उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, और वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस कर रही हूँ। तो ये क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्लास को भी फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि जो आपकी 15 नंबर की पेडागोजी आती है इसमें आप जो है अच्छा स्कोर बहुत ही करने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे जो है आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम हुए पहले के उन्हीं से रिलेट करके बने हुए हैं, ठीक है। आप खुद 21 जनवरी का क्वेश्चन पर देखिएगा, उसमें खुद दे रखा है बारीकी पठन, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 15 में से जो है आपने यहाँ पर कितने स्कोर किए हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि किस तरीके की जो है तैयारी आप लोगों की यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।